हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ हेमेंद्र अग्रवाल आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। हम लोग आप लोगों के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसका एक पार्ट हम पहले ला चुके हैं। सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। और हमारा सेकंड ग्रेड मैथ्स का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो है वो मंडे से 25 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें वो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर 88 29 82 33 01 पर कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। 88 29 82 33 01। ऑनलाइन क्लास, हमारी जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर रहेंगी, और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेज के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप सर्च कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप सर्च में डालेंगे, प्ले स्टोर पर आप जैसे ही सर्च करोगे ओम ज्ञान केंद्र, प्ले स्टोर पर आपको क्या सर्च करना है, ओम ज्ञान केंद्र आपको सर्च करना है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपको फीचर दिखाई देगा, ये ऐप दिखेगा, इसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके उस पर OTP आएगा, OTP डाल करके आप रजिस्टर करेंगे, फिर अपना नाम लिख देंगे और अपनी ईमेल आईडी आप लोग डाल देंगे। यहाँ पर पेरेंट्स वाले को अपन को ऑन नहीं करना है, नहीं तो पेरेंट्स वाला ऐप लॉगिन हो जाएगा, हमें स्टूडेंट वाला ही करना है। इसको ऑन नहीं करोगे तो स्टूडेंट वाला ही लॉगिन होगा। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, जब ऐप आपका चालू हो जाएगा तो इस तरह का सरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। पेरेंट्स वाला ऐप जब आप इंस्टॉल कर लोगे, अगर मान लो पेरेंट्स वाले पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे स्टोर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नीचे इस तरह के फीचर्स दिखेंगे, होम आएगा, बैचेज आएगा, स्टोर आएगा। स्टोर में हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आपको दिख जाते हैं। जो भी कोर्सेज हमारा आप परचेज करना चाहें वो कोर्स आप यहाँ से स्टोर पर जा करके परचेज कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल आएगी। तो चैट में जैसे ही आप चैट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मेरा आइकन दिख जाएगा हेमेंद्र अग्रवाल का, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इस आइकन पर जाकर के अगर सेकंड ग्रेड मैथ्स की डेमो क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, सेकंड ग्रेड मैथ्स का आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें जाकर के आप मुझे मैसेज कर दें सेकंड ग्रेड मैथ्स लिख करके, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स लिख करके, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे तो मैं आपको यहाँ पर बैचेज के अंदर आपको ऐड कर देंगे। अभी आप बैचेज को ऑन करोगे तो आपको खाली दिखाई देगा। जब आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत, तो आपको इस बैच के अंदर आपका सेकंड ग्रेड मैथ्स का बैच दिखाई देने लग जाएगा। फिर आप हमारी डेमो क्लासेज जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। तो मंडे से 25 अक्टूबर से हम लोग डेमो क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स की। जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लासेज लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप लोग हमारा ऐप इंस्टॉल करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 88 29 82 33 01 पर 88 29 82 33 01 पर आप हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। आज के सेशन के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत पहला सवाल है आपके पास। इसमें आपको दिया गया है कि गणित की एक समस्या है, उस गणित की एक समस्या को 4 विद्यार्थी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं दे रखी है। कैपिटल A के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता दे रखी है 1/2, B के द्वारा हल करने की प्रायिकता दे रखी है 1/3, C के द्वारा हल करने की प्रायिकता दे रखी है 1/4 और D के द्वारा हल करने की प्रायिकता दे रखी है 1/5। तो हमसे कहा गया है प्रश्न के हल होने की क्या प्रायिकता होगी। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता अपन को यहाँ पर ज्ञात करके बतानी है। अब प्रश्न कब हल हो जाएगा, प्रश्न हल होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं कि प्रॉब्लम A के द्वारा सॉल्व हो जाए, या B के द्वारा सॉल्व हो जाए, या C के द्वारा सॉल्व हो जाए, या D के द्वारा सॉल्व हो जाए। 4 में से कोई एक जना प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, या 4 में से 2 जने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, या 4 में से 3 जने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, या चारों के चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो प्रश्न हल कब नहीं होगा, प्रश्न हल तब नहीं होगा जब वो प्रॉब्लम A से भी हल नहीं हो, B से भी हल नहीं हो, C से भी हल नहीं हो और D से भी हल नहीं हो। अगर चारों में से किसी से भी प्रॉब्लम हल नहीं होती है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता अपन लोग निकाल लेते हैं। प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, प्रश्न कब हल नहीं होगा, जब A से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, B से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, D से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, चारों में से किसी से भी सॉल्व नहीं हो, A से सॉल्व नहीं हो, इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। A के द्वारा सॉल्व होने की प्रायिकता 1/2 है, तो A के द्वारा सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता 1/2। B के द्वारा सॉल्व होने की प्रायिकता 1/3 है, तो B से सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता 2/3 हो जाएगी।
सी से सॉल्व होने की प्रायिकता 1/4 है, तो सी से सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता 3/4 हो जाएगी। डी से सॉल्व होने की प्रायिकता 1/5 है, तो डी से सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1/5 आएगा। ये ना तो ए से सॉल्व हो, ना बी से सॉल्व हो, ना सी से सॉल्व हो, ना डी से सॉल्व हो, मतलब प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता है 1/5। तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/5 को 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 4/5। प्रश्न के हल होने की जो प्रायिकता है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। ठीक है भैया जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक एचपी है। एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी का एमवां पद आपको दे दिया एन, एनवां पद आपको दे दिया एम, तो हरात्मक श्रेणी का आरवां पद क्या होगा। हरात्मक श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करने पर आती है। हरात्मक श्रेणी का एमवां पद एन है, तो समांतर श्रेणी में एमवां पद जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा 1/n। आई बात समझ में। हरात्मक श्रेणी से समांतर श्रेणी पर चल लेते हैं अपन। तो समांतर श्रेणी, जो भी चीज उसने हरात्मक श्रेणी में पूछा है उसको समांतर श्रेणी में निकाल लेते हैं, उसका उल्टा कर देंगे तो वो हरात्मक श्रेणी में आ जाएगा, है कि नहीं। हरात्मक श्रेणी का एनवां पद दिया है आपको एम, तो समांतर श्रेणी में एनवां पद कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। अब हरात्मक श्रेणी का आरवां पद पूछा है, तो अपन समांतर श्रेणी का आरवां पद निकाल लेते हैं, उसको मैंने x मान लिया, और समांतर श्रेणी का जो आरवां पद आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो हरात्मक श्रेणी का आरवां पद आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसके लिए क्या लॉजिक लगाते हैं, इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 1/m माइनस 1/n, बटे इनके पद क्रमांकों को माइनस अंतर ले लो, बटे में आ जाएगा n माइनस एम, बराबर इन दोनों का अंतर ले लो x माइनस 1/m, बटे में क्या आ जाएगा, इनके पद क्रमांकों का अंतर, तो बटे में आ जाएगा r माइनस एन आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर एलसीएम लेंगे mn आएगा, एलसीएम नीचे आ जाएगा तो ऊपर बचेगा n माइनस एम बटे mn, ये नीचे आ गया, और बटे में n माइनस एम हमारे पास है ही है, बराबर में हो गया x माइनस 1/m बटे r माइनस एन। n माइनस एम से n माइनस एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब n माइनस एम से n माइनस एम कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा भैया जी, यहाँ पर r माइनस एन को ऊपर ले जाओ, r माइनस एन बटे में क्या हो गया mn, बराबर में कितना आएगा x माइनस 1/m, तो माइनस के 1/m को भी इधर ले आते हैं, प्लस का 1/m बराबर में क्या हो गया x, एलसीएम ले लो mn, तो यहाँ बच गया r माइनस एन प्लस कितना बचेगा n, बराबर में हो गया x, n से n कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, r/mn आ गया। और ये जो मान आया ये समांतर श्रेणी का आरवां पद आया है r/mn। हमें चाहिए हरात्मक श्रेणी का आरवां पद, तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो हरात्मक श्रेणी का आरवां पद हो जाएगा mn/r। ठीक है ना, तो हरात्मक श्रेणी का जो आरवां पद है वो कितना हो जाएगा, mn/r हो जाएगा। ठीक है भैया जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणिक का पूछा गया है। सारणिक के अंदर जब इसका मान निकालना है, इस तरह के जब सवाल आते हैं तो इनको हिट एंड ट्रायल से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर एक काम करते हैं अपन, वैल्यू पुट कर देते हैं, a बराबर 1 ले लेते हैं, b बराबर 2 ले लेते हैं, c बराबर 3 ले लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 अगर आप लेते हो, ठीक है ना, तो ये डिटर्मिनेंट आपकी क्या बन जाती है, b प्लस c, ये हो गया हमारे पास 5, c प्लस a ये हो गया 4, a प्लस बी कितना हो जाएगा 3, a प्लस बी हो गया 3, b प्लस सी हो गया 5, c प्लस a हो गया हमारे पास 4, ए बी सी हो गए 1 2 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये प्लस, सॉल्व करने पर ये हमारे पास क्या आ जाता है भाई, ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस और प्लस, 5 के साथ सॉल्व करेंगे तो 5 की रो छोड़ दो, 5 का कॉलम छोड़ दो, 5 की रो 5 का कॉलम छोड़ा, 5 तिया 15 माइनस 8 तो ये हो गया 7, माइनस के 3, 3 की रो छोड़ दो, 3 का कॉलम छोड़ दो, 4 तिया 12 माइनस 6 तो ये 6 हो गया, प्लस 1, 1 के साथ 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ दो, 4 चौकू 16 माइनस 15 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 18, 7 पंजो 35 और एक 36 में से 18 गए तो 18। अब 18 जब आ रहा है तो इसका मतलब 0, तो इसका आंसर है ही नहीं, है कि नहीं। यहाँ a प्लस बी प्लस सी देखोगे तो 6 आ रहा है, ए बी सी को देखोगे तो 6 आ रहा है, 6 इंटू 6 करोगे 36 आ रहा है, मतलब 18 से मैच नहीं कर रहा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी प्लस सी देखोगे तो ये 6 आ रहा है, बी स्क्वायर हमारे पास हो गया 4, सी स्क्वायर हो गया 9, ए स्क्वायर हो गया मान -1, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक्चुअल में चारों ही ऑप्शन गलत दिए थे, यहाँ ए स्क्वायर दे दिया था, ये मिस प्रिंट थी एक्चुअल में, यहाँ पर सही होगा, ये करेक्शन था यहाँ पर कि ये a क्यूब होना चाहिए था,
जब यहाँ पर ए क्यूब होगा, ए का मान 1 डालोगे तो 1, बी का मान 2 डालेंगे ये 8, सी का मान 3 डालेंगे तो ये 27, और ए बी सी का मान 6 इंटू 3 करेंगे तो 18। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास 18 मिलेगी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जब ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब होता तो। लेकिन वहाँ पर एग्जाम में ए स्क्वायर पूछा गया था, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक था। ठीक है ना, तो इसको अपन को इस तरह से सही कर लेना, इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था, ये अवकल समीकरण का बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। ये कह रहा है एक पिंड जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स अक्ष के साथ इस प्रकार से गति करता है कि बिंदु x, 0 पर उसका वेग आपको ये दे रखा है। ठीक है ना, x में और t में अवकल समीकरण दे रखी है। तो ये कह रहा है किस बिंदु पर पार्टिकल कभी भी नहीं पहुंचेगा, मतलब किस बिंदु तक पहुंचने का समय पार्टिकल का अनंत होगा। जिस बिंदु तक पहुंचने में पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम लेगा, अनंत समय लेगा, उस बिंदु तक पार्टिकल कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो अपन को x में और t में रिलेशन लाना है, तो इस अवकल समीकरण को सॉल्व कर दो तो x और t में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए x वाले मान एक तरफ, t वाले मान एक तरफ, cos स्क्वायर पाई x को इधर लेके जाएंगे उधर की तरफ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई x, इधर हो जाएगा dx, dt को इधर लाएंगे बराबर dt, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। sec स्क्वायर पाई x का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो ये आपके पास हो जाता है 10 पाई x, x के कॉफिशिएंट का क्या लग जाता है भैया जी, भाग लग जाता है पाई। ठीक है ना, बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस सी। अब x का मान क्या लगाएं कि t का मान इन्फिनिटी आ जाए, x का मान 1/4 लगाओगे तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, 10 पाई/4 1 होता है, बढ़िया मान आ जाएगा। 3/4 पर भी इन्फिनिटी नहीं आएगा, x बराबर 1 पर भी इन्फिनिटी नहीं आएगा, x बराबर 1/2 लगाओगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों, x का मान अगर 1/2 लगाओगे तो यहाँ बनेगा 10 पाई/2, और 10 पाई/2 का मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो x बराबर 1/2 तक पहुंचने का समय जो है वो इन्फिनिटी आएगा, मतलब x बराबर 1/2 पर पार्टिकल कब पहुंचेगा, अनंत समय के बाद पहुंचेगा। x बराबर 1/2 पर पार्टिकल अनंत समय के बाद पहुंचेगा, मतलब x बराबर 1/2 पर पार्टिकल कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे दिए। पहला वर्टेक्स तो दे दिया हमको z, z का मतलब हमारा पॉइंट हो गया x, y। पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, x, y। दूसरा पॉइंट है कि z को आयोटा z से गुणा कर दो, आयोटा से गुणा करेंगे तो ये हो गया आयोटा x, और ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास ये -y, x। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट z प्लस आयोटा z, z को और आयोटा z को दोनों को जोड़ दो तो ये x, ये -y, तो ये पहला पॉइंट, पहला कोऑर्डिनेट तो x -y हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया y प्लस x, मतलब y प्लस x लिखो चाहे x प्लस y लिखो। तो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेज जो हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो हैं वो क्या क्या हो गए, x, y, -y, x और x -y, x प्लस y। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें साहब, तो 1/2 क्या करेंगे, तीनों पॉइंट जमा दो। पहला पॉइंट x, y, दूसरा पॉइंट क्या है -y, x, तीसरा पॉइंट है यहाँ x -y और x प्लस y। अब पहले पॉइंट को वापस लिख दो x, y। अब इसमें क्या करो साहब, इसमें आप लोग क्या करो, पहले तो इनको ऐसे ऐसे गुणा कर लो, ब्रैकेट के अंदर ऐसे ऐसे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा साहब, बाहर 1/2 है ही है, बड़े ब्रैकेट में छोटे इनको x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, -y से गुणा करेंगे माइनस का xy, माइनस का y स्क्वायर, x -y को y से गुणा करोगे तो x -y को y से गुणा करोगे तो ये प्लस हो गया xy माइनस का y स्क्वायर, ऐसे गुणा कर दी। अब इनको ऐसे ऐसे गुणा करो, अब इनको ऐसे ऐसे गुणा करो और इसको माइनस कर लो, इसको माइनस करेंगे नीचे की तरफ लिख लेता हूँ मैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा साहब, -y को y से करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा x स्क्वायर माइनस का आएगा xy, इनको गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा x स्क्वायर और प्लस का आएगा xy। अब इनको जब सॉल्व करें अपन तो सॉल्व करने पर क्या कहानी हमारे पास आती है, यहाँ xy से xy उड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 1/2 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितने, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर भी उड़ा दो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस होगा, गुणा होकर के तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स वाई से ये एक्स वाई उड़ जाएगा, तो यहाँ बचे माइनस, और यहाँ पे देखो ये -y स्क्वायर और ये +y स्क्वायर होगा तो ये उड़ जाएगा।
तो वैल्यू बचेगी माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ट्राइंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमारे पास मॉड लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो मॉड जेड अगर लिखते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया हमारा, ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारे पास कितना हो गया भैया जी, 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर। ट्राइंगल का जो एरिया है यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर। आ गई बात समझ में। इस तरह से अपन ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या कह रहा है, पीएनसी का सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, एक कमेटी है, कमेटी के अंदर कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, और कमेटी के अंदर 15 सदस्यों को हमें एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाना है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक होता है कि n व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं n-1 का फैक्टोरियल। तो 15 सदस्यों को अगर बैठाओगे तो 14 फैक्टोरियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है भैया जी, कि अध्यक्ष के एक तरफ सचिव बैठा होना चाहिए और दूसरी तरफ डिप्टी सचिव बैठा होना चाहिए। मतलब अध्यक्ष सचिव और डिप्टी सचिव एक साथ होने चाहिए और अध्यक्ष महोदय जी बीच में होने चाहिए, है कि नहीं। तो अध्यक्ष सचिव और डिप्टी सचिव इन तीनों का एक जोड़ा बना देते हैं, इन तीनों को अलग कर दिया, 15 में से इन तीनों को अलग कर दिया तो 12 बचे, और इन तीनों का एक पेयर तो बनेगा ही, तो 12 और 1 13, और 13 पर्सनों को एक गोल मेज के चारों तरफ बैठाओगे तो 12 फैक्टोरियल। और इन तीनों को भी अपन दो प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, बीच में अध्यक्ष, ठीक है ना। अब अध्यक्ष के इस तरफ सचिव और इस तरफ डिप्टी सचिव, या फिर इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इधर डिप्टी सचिव और इधर सचिव। तो अध्यक्ष सचिव और डिप्टी सचिव इन तीनों को अरेंज करने के तरीके कितने, 2 तरीके से अरेंज हो जाएंगे होंगे। तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा 2 × 12 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है भैया जी, अगला क्वेश्चन है, इसमें लिमिट दी गई है अपन को, लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट पर आधारित है। यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड लिमिट आपको पता होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x बराबर ये कितना होता है, log a होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 बटे x, इसका मान भी कितना होता है, x होता है, सॉरी 1 होता है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। अब इसको इस फॉर्मेट में सेट करने के लिए ऊपर वाला जो मान है a की पावर x माइनस कितना लिखा हुआ है b की पावर x, इसमें से एक घटा दिया और यहाँ इसमें से भी एक घटा दें। एक घटा, एक्चुअल में क्या हुआ है, ये एक घटाया और एक जोड़ दिया, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत थोड़ी है। बटे में आपके पास कितना है, बटे में आपके पास है e की पावर x -1, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें भी x का भाग दे दो, इसमें भी x का भाग दे दो, इसमें भी x का भाग दे दो, सब में x का क्या दे दो, भाग दे दो। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी हो गई, log a हो गई, माइनस ये वाला मान क्या हो गया, log b हो गया, बटे में हो गया आपका 1, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बटे b हो जाएगा, ठीक है ना। और आप चाहें तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, ऊपर भी 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, तो a की पावर x का अवकलन करोगे ऊपर a की पावर x log a माइनस b की पावर x का अवकलन करोगे b की पावर x log b, बटे में e की पावर x का अवकलन e की पावर x, x का मान 0 लगाओगे तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, e की पावर x 1, e की पावर 0 1, क्या बचेगा, log a माइनस log b, तो अभी क्या हो जाएगा, log a बटे b हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है भैया जी। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 10x का मान b अपॉन a है, 10x बराबर आपको दे रखा है b अपॉन a। अब 10x बराबर अगर b अपॉन a है तो रूट a प्लस बी अपॉन रूट a माइनस बी प्लस रूट a माइनस बी अपॉन रूट a प्लस बी का मान कितना होगा साहब। अब इसको देखो आप ऐसे कर लो, 10x का मतलब कितना हो गया, 10x का मतलब हो गया sin x बटे cos x। तो एक तरह से अपन यूं समझ सकते हैं कि एक b का मतलब क्या है sin x और a का मतलब क्या है cos x, तो ये हमारे पास हो गया cos x प्लस sin x, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को अपन समझें, इस चीज़ को अपन ऐसे समझें, b की जगह क्या लिखें अपन, 10x बराबर b अपॉन a है, तो ये हमारे पास हो गया sin x बटे cos x,
बराबर बी अपॉन ए। तो ए की जगह तो लिख दें अपन कॉस एक्स, बी की जगह कितना लिख दें साइन एक्स, ठीक है ना, बटे में कितना हो जाएगा साहब, ये ए की जगह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, प्लस, या पहले इसके अंदर एक काम करो, एलसीएम ले लो सीधे सीधे, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी का एलसीएम लेंगे तो बटे में तो आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर रूट ए प्लस बी से गुणा होगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी से गुणा होगा ए माइनस बी से बी हो गया कैंसिल, ऊपर आएगा 2a, तो 2a कितना है 2 cos x, तो ऊपर 2 cos x आना चाहिए, तो ये गलत और ये गलत। अब 2 cos x इनमें, नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2x का, तो बटे में cos 2x किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 cos x अपॉन अंडर रूट cos 2x हो जाएगा। इस तरह से फटाफट से इसका आंसर आप लोग निकाल सकते थे। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है साहब, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेट ए बराबर आपको दे रखा है 1,4, बी बराबर दे रखा है 2,3, सी बराबर दे रखा है 3,5, तो ए क्रॉस बी आपसे क्या पूछा है इसने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन पूछा है ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे साहब, ए क्रॉस बी में क्या मतलब है कि पहला एलिमेंट ए में से और दूसरा किस में से होना चाहिए, बी में से, तो 1 के साथ पेयर बनाओ, ये इसमें आ जाएगा 1,2 और क्या आ जाएगा 1,3, फिर 4 के साथ बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4,2 और ये आ जाएगा 4,3। ये तो मामला हो गया आपका ए क्रॉस बी का मामला हो गया। और क्या देखें अपन, ए क्रॉस सी, ए को क्रॉस करें सी के साथ तो 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ 1 3, 1 का बनेगा 5 के साथ 1 5, ठीक है, 4 का बनाओ 4 का 3 के साथ, और 4 का किसके साथ बनाओगे 5 के साथ। अब इन दोनों में, दोनों का क्या चाहिए इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहे हैं भैया जी, जो इसमें 1,3 दोनों में है, ठीक है, 4,3 दोनों में, और कोई सा नहीं, तो 1,3 और 4,3, तो 1,3 और 4,3 कौन सा हो गया आपका, पहला ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 1,3, 4,3। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। ताश के 52 पत्ते होते हैं साहब, उनको अच्छी तरह से पीस करके उनमें एक पत्ता लगाया। अब एक जुआरी है, सटेरी है साहब, वो शर्त लगाता है कि यह पत्ता या तो पान का होगा या फिर इक्का होगा, या तो पान का होगा या इक्का होगा। तो पान और इक्के के कितने, या पान निकले या इक्का निकले, तो पान के पत्ते होते हैं 13, पान के पत्ते कितने होते हैं 13, और पान के अलावा इक्के होते हैं 4, लेकिन 4 इक्कों में एक तो पान का ही होता है, तो 3 अलग से हुए, तो पान के और इक्के मिलाकर के टोटल कितने हो गए 16, टोटल कितने हो गए 16, ठीक है ना, पान के और इक्के मिलाकर के टोटल कितने हो गए 16। अब 52 में से 16 को अगर हटा दिया जाए, 52 में से अगर 16 को हटा दिया जाए कितने बचे 36, तो उसके पक्ष में कितने परिणाम है 16 और विपक्ष में कितने हैं उसके 36। उसने क्या पूछा है, जुआरी के शर्त जीतने के विपक्ष में संयोगानुपात, विपक्ष में संयोगानुपात पूछ रहा है, तो पहले विपक्ष में लिखेंगे, विपक्ष में कितने परिणाम है 36 और पक्ष में कितने हैं 16, तो 36:16 काटोगे 4 से तो 9:4, 9 4 नाम 36, 4 चौकू 16। और अगर पक्ष में पूछता तो पहले परिणाम पक्ष के आते और बाद में विपक्ष के आते, ठीक है ना। तो उस जुआरी के शर्त जीतने के विपक्ष में संयोगानुपात कितना हो जाएगा 9:4, और अगर पक्ष में पूछता तो आंसर कितना हो जाता 4:9 हो जाता। बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक द्विघात समीकरण है साहब, ठीक है ना, और उस द्विघात समीकरण के अंतर्गत उसके जो है, इस द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हैं आपको अल्फा और बीटा। अब इसके मूल अल्फा और बीटा दिए हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है वो आपके पास हो जाएगा c/a। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? हाँ जी, तो क्या था हमारे पास, ये जो समीकरण थी, इस समीकरण के मूल अपन को क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा,
इस समीकरण के जो मूल हैं वो है हमारे पास अल्फा और बीटा, ये अपन को दे दिया। और हमसे कहा गया वो समीकरण निकालो जिसके मूल अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा है, और इनमें से अपन को आंसर छांटना है साहब। तो अपन काम करते हैं, हमने एक समीकरण ले ली जिसके रूट हमें पता है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और इसके मूल मुझे पता है 2 और 3 है। मतलब ये मेरे पास अल्फ़ा हो गया, ये मेरे पास बीटा हो गया। a बराबर बात करूँ तो यहाँ पर 1 हो गया, b बराबर बात करूँ तो -5 हो गया, और c बराबर बात करूँ तो 6 हो गया। अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की अगर बात करें तो ये हो गया हमारे पास 2 + 1/3, और इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इनको सॉल्व करने पर ये मेरे पास 3 दूनी 6 और 1 7/3। बीटा प्लस 1/अल्फ़ा, बीटा हो गया 3, अल्फ़ा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/2। दोनों को अगर जोड़ते हैं, दोनों को 7 दूनी 14 और 7 ते 21, तो जोड़ने पर तो आ जाएगा 35/6, और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 49/6। मतलब मूलों का योग कितना हो गया, 35/6 हो गया, और मूलों का गुणनफल कितना हो गया, 49/6। अब समीकरण में मूलों का योग x² माइनस मूलों का योग, ये हो गया 35/6 इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल हो गया 49/6 इंटू एक्स, 49/6 इंटू बराबर 0, 6 से गुणा करेंगे, यहाँ से 6 हट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब यहाँ 6 कैसे आ रहा है, ए सी करने पर आ रहा है, 6a इंटू सी करने पर आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत, ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब इनमें देखो, यहाँ तो a प्लस सी का होल स्क्वायर है, अब ये दोनों सेम है, तो मान इस पे डिपेंड, a प्लस सी इंटू बी का मान, ये चेक करते हैं, बीच में कितना आ रहा है, -35 आ रहा है हमारा। तो -35 कैसे आ रहा है, a प्लस बी को c से गुणा करें, a प्लस बी कितना आ जाएगा, -4, -4 को c से गुणा करें 24, माइनस के 24 आएंगे, और यहाँ -35 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। a प्लस सी इंटू बी करने पर आ रहा है क्या, a प्लस सी हो गया 7 इंटू -5 करेंगे -35, बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ a प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है। मतलब किससे आंसर मैच हो रहा है हमारा, पहले ऑप्शन से हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ac(x² प्लस a प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास इसका आंसर निकल करके आ जाएगा फटाफट से। इस तरह से इनको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।